संजय कुमार पाटीदार नेट ओवरिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे सक्रिय अधिगम प्रविधि की। सक्रिय अधिगम प्रविधि क्या है और इसको किस तरह से कक्षा में लागू किया जाता है। सक्रिय अधिगम प्रविधि एक ऐसी प्रविधि है जिसमें कि बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने का मौका मिलता है। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में जब शिक्षक पढ़ाने जाता है कक्षा में तो वो पूरी तरह से कोशिश करता है कि हम खुद पढ़ाएं, जबकि ये चीज़ बिल्कुल ही जो शिक्षण के जो सिद्धांत है उनके विरुद्ध है। शिक्षण का सही तरीका यह है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए शिक्षण की प्रक्रिया में। शिक्षक का रोल उसमें सिर्फ एक सुविधादाता के रूप में हो। इसी सिद्धांत को लागू करते हुए सक्रिय अधिगम प्रविधि का निर्माण किया गया और इसको आज हम देख रहे हैं कि भारत के विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है ताकि बच्चे सक्रिय रूप में सीखें। तो हम बात करते हैं सक्रिय अधिगम प्रविधि को हम किस तरह से लागू करते हैं। सक्रिय अधिगम प्रविधि में कई प्रारूप हैं। इसमें टाइगर फॉर्मेट, जिसके बाद चॉक एंड टॉक, स्व अधिगम प्रारूप, ऐसे और भी प्रारूप हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ चर्चा करूंगा स्व अधिगम प्रारूप पर। स्व अधिगम प्रारूप ALM विधि का एक ऐसा प्रारूप है जिसमें बच्चों को स्वयं सीखने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। इस विधि को हम जब चर्चा करते हैं, जब लागू करते हैं कक्षा में, तो यह कुल मिलाकर 9 बिंदुओं के आधार पर इसको हम लागू करते हैं। जब शिक्षक पाठ्य योजना बनाता है तो वो उसमें अपनी प्लानिंग के अंदर सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, उसकी प्लानिंग पहले से वो रिटर्न कर लेता है, लेकिन हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनको कक्षा में हमें लागू करना होता है। इसकी शुरुआत होती है पहले बिंदु से, पाठ परिचय। पाठ परिचय के अंतर्गत शिक्षक पाठ का परिचय अपने छात्रों को करवाता है। वह अपने सभी बच्चों को जो पाठ पढ़ाने वाला है उससे संबंधित कुछ प्रश्न करता है या फिर उससे संबंधित सूचनाएं देता है या उन्हें जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर मुख्य रूप से पाठ परिचय से मतलब यह है कि वह एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए, वातावरण निर्माण बनाए, ताकि बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हो सके। कुल मिलाकर यह वातावरण निर्माण है और साथ में इसमें जो पाठ पढ़ाया जाने वाला है उससे संबंधित कुछ प्रश्न करके या फिर उससे संबंधित कोई कहानी सुना के या फिर कोई भी इस तरह की गतिविधि करके शिक्षक पाठ का परिचय करवाता है। वहां पूरा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होता, सिर्फ एक शुरुआती जिससे कि बच्चों के अंदर जिज्ञासा और उनके अंदर सीखने की प्रवृत्ति को तैयार किया जा सके, उनमें उन्हें मोटिवेट किया जा सके। ठीक है, तो पाठ परिचय पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर करता है। शिक्षक ही इस जो ये बिंदु है ये पूरी तरह से पाठ परिचय शिक्षक पर आधारित है, जहां पर शिक्षक ही पूरी तरह से इसको परिचय करवाता है। लेकिन यहाँ पर भी बच्चों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर बच्चों को प्रश्नों के माध्यम से उनको इसमें शामिल किया जाता है। बच्चों से प्रश्न भी किए जा सकते हैं और बच्चे उनका उत्तर दें, ताकि बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर जा पाए। अगले बिंदु की हम बात करते हैं, मौन वाचन। इस बिंदु पर जाने से पहले, इस वाली प्रक्रिया को लागू करने से पहले शिक्षक सभी बच्चों को किताबों के बारे में सूचना देता है कि सब बच्चे के पास किताबें हैं और वो अपना मौन वाचन के लिए तैयार होने से पहले वो ये मेक श्योर करता है कि उन सभी बच्चों के पास किताबें हैं और वो निर्देश देता है कि सभी बच्चे अपनी अपनी किताब को खोलकर जो पढ़ाने वाला है उसके पेज क्रमांक का उसमें निर्देशन दे कि वो इस पृष्ठ क्रमांक से इस पृष्ठ क्रमांक तक के कंटेंट को पढ़ें, समझें। जहां जहां उन्हें कठिनाई आती है, यदि उनको बच्चों को कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा या फिर बच्चों को कोई अवधारणा समझ में कठिनाई आती है, तो यह भी निर्देश वो पहले से दे देता है कि जहां भी आपको समझने में कठिनाई हो, कक्षा के दौरान मुझे इशारा से बुलाए और वो उसका जो अवधारणा बच्चों को कठिन लग रही है उसको शिक्षक उसी दौरान अपने ब्लैक बोर्ड पर काठिन्य निवारण के माध्यम से उन शब्दों का या फिर कोई ऐसा वाक्य है उसका अर्थ वो वहां पर ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं, ताकि बच्चों को शब्द को समझने में कठिनाई नहीं आती। पहले तो वो कोशिश करते हैं कि वो खुद से पढ़ें और उसको समझने का प्रयास करें, लेकिन जब नहीं समझ में आता है तो बच्चे उसी दौरान इशारे से शिक्षक को बुला के उसका समाधान या फिर इंडिविजुअली शिक्षक जाके बच्चों के पास उसका समाधान कर सकते हैं। लेकिन जो समस्या एक बच्चे के साथ आती है उसका सभी बच्चों के साथ समाधान हो, इसलिए वो उसका अर्थ पाठ ब्लैक बोर्ड पर भी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ बच्चे गहन रूप से उसका अध्ययन करते हैं और फिर
अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अब तीसरे बिंदु पर हम जाते हैं, यहाँ है मानस चित्रांकन। बच्चों ने जो पाठ पढ़ा, जो विषय वस्तु पढ़ी, उसके अनुसार बच्चे यहाँ पर मानस चित्रांकन बनाते हैं। मानस चित्रांकन एक ऐसा छवि चित्र है जिसमें जो पाठ पढ़ा गया है, जो कंटेंट पढ़ा गया उससे उसको एक चित्र के रूप में बनाना होता है। वहाँ पर बच्चे ट्री डायग्राम के रूप में या फिर हायरार्की के रूप में या अलग अलग डायग्राम के रूप में अपना मानस चित्रांकन प्रस्तुत करते हैं, अपना मानस चित्रांकन बनाते हैं। और वो अपना हर एक बच्चा अपना अपना मानस चित्रांकन अपनी कॉपी में अलग बनाता है और फिर वो उस मानस चित्रांकन को अपने पास रखता है तथा साथ ही अगले बिंदु की ओर सारांशीकरण। प्रत्येक छात्र जो विषय वस्तु उसने पढ़ी है उसका सार अपने कॉपी में या उसके जो नोटबुक है उसमें वो उसका सारांशीकरण भी लिख लेता है। ठीक है, ये यहाँ पर जो मौन वाचन और मानस चित्रांकन और सारांशीकरण, ये चूंकि इंडिविजुअल हो रहा है, हर बच्चा अपने कॉपी में पढ़ता है, अपना मानस चित्रांकन बनाता है और फिर वो अपना सारांशीकरण भी करता है। लेकिन यहाँ बात आती है कि अब ये तो व्यक्तिगत कार्य हुआ, लेकिन एएलएम बच्चों को ग्रुप में काम करने का मौका देता है। और यहाँ पर आता है अगला बिंदु, समूह चर्चा एवं प्रस्तुतिकरण। समूह चर्चा एवं प्रस्तुतिकरण, इस बिंदु पर आके शिक्षक निर्देश देते हैं सभी बच्चों को कि सारे बच्चे ग्रुप में, चाहे वो 3 के ग्रुप में ट्रियो बना लें या फिर बच्चे 4 के ग्रुप में या 2-2 के ग्रुप में भी हो सकते हो, कक्षा के अनुसार डिसाइड किया जाता है कि वो किस तरह से अपनी ग्रुपिंग करेंगे। तो वहां पर ग्रुप बनाने के बाद फिर शिक्षक निर्देश दे देते हैं कि सभी बच्चे आपस में चर्चा करेंगे अपने अपने ग्रुप में और यह डिसाइड करेंगे कि एक फाइनल यानी कि सारे बच्चों के द्वारा, क्योंकि हो सकता है एक बच्चे ने एक अलग तरह से मानस चित्रांकन बनाया, दूसरे बच्चे ने थोड़ा और अलग बनाया हो, या फिर उसमें कुछ बच्चे ने कुछ विषय वस्तु छोड़ दी हो, या किसी एक बच्चे ने किसी एक अवधारणा पर ज़्यादा ध्यान दे दिया हो। तो वो सारे अपने अपने ग्रुप में समूह चर्चा के दौरान सभी अपने जो साथी हैं, 3 या 4 या 5 जो भी दोस्त हैं, अपने छात्रगण हैं, वो उनके सबके मानस चित्रांकन का मिल के सब लोग एक मानस चित्रांकन बनाते हैं। अब उस मानस चित्रांकन के अनुसार और सारे लोगों की सारांशीकरण को जो उन्होंने नोटबुक में लिखा है उसका भी एक सब लोगों का मिला के समग्र वो सारांशीकरण तैयार करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को आप देख रहे हैं कि मौन वाचन भी बच्चे को करना है, मानस चित्रांकन बच्चे को करना है, सारांशीकरण बच्चे को करना है और साथ में समूह चर्चा एवं प्रस्तुतिकरण, इस दौरान भी बच्चे को अपने साथियों के साथ मिलके उसको मानस चित्रांकन सबका मिलके बनाना है, आपस में चर्चा करना है। यहाँ बच्चों में आपस में चर्चा करने से उनकी ज्ञान में वृद्धि होती है, वो एक दूसरे के साथ नॉलेज का शेयरिंग करते हैं। और इसी तरह से प्रस्तुतिकरण इसमें जुड़ा हुआ है। प्रस्तुतिकरण के लिए जब सारे बच्चों के जो समूह हैं उनका मानस चित्रांकन और सारांशीकरण तैयार हो जाता है, तब वो शिक्षक को बता देते हैं कि हमारा मानस चित्रांकन और सारांशीकरण तैयार हो गया है। तो हर एक ग्रुप, यहाँ पर भी एक अलग तरह का कोऑर्डिनेशन सक्रिय अधिगम प्रविधि में बनाया गया है। यहाँ पर जब प्रस्तुतिकरण होता है वो कोई एक बच्चा नहीं करता, यहाँ पूरा समूह आता है। पूरा समूह जो ग्रुप बनाया गया है वो उस ग्रुप के सारे बच्चे अपना प्रस्तुतिकरण देने के लिए कक्षा में सामने आते हैं। वो सामने आके सब डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इतना पार्ट, बच्चों में पहले से ही ये काम का उनमें सामंजस्य हो जाता है कि ये इतना मानस चित्रांकन का इतना भाग मैं प्रस्तुत करूंगा। वो अपने अपने मानस चित्रांकन को या तो कॉपी के थ्रू या फिर ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करके भी किया जा सकता है यदि संभव हो, नहीं तो अपनी कॉपी में ही अपना मानस चित्रांकन सबको शेयर करते हैं। क्योंकि छोटी कक्षाओं के लिए सही है, अगर बड़ी कक्षा होती है तो वहां पर शिक्षक क्या करता है, उसके लिए कोई डिवाइस या फिर किस तरह की कोई जो व्यवस्थाएं हो सकती है उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर वगैरह का उपयोग, जहां स्मार्ट क्लासेस है वहां इस तरह की चीज का उपयोग किया जा सकता है। पर जहां छोटी कक्षा है वहां पर वो अपनी कॉपी से भी अपना मानस चित्रांकन प्रस्तुत करते हैं। तो बारी बारी से सब अपने मानस चित्रांकन को दिखाते हैं ताकि हर एक बच्चे को मौका मिले, वो हर एक बच्चा जो उस ग्रुप में है वो अपना सहभागिता सुनिश्चित करता है, प्रेजेंटेशन करता है। जैसे मान लिया जाए एक प्रेजेंटेशन है तो उसका कुछ भाग एक बच्चा प्रेजेंट कर देगा, कुछ भाग दूसरा बच्चा, और सारांशीकरण। तो इस प्रकार बच्चे सामंजस्य के साथ अपना प्रस्तुतिकरण देते हैं तथा अपना सारांशीकरण भी प्रस्तुत करते हैं।
अगले बिंदु की ओर हम बढ़ते हैं, सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्बलन। सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्बलन, ये जो बिंदु है पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित है। यहाँ पर शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो प्रस्तुतिकरण बच्चों के द्वारा किए गए, शिक्षक अच्छे से जानता है कि उसमें कुछ न कुछ कमियां रह सकती है या फिर उसमें कुछ अवधारणाएं जो छूट सकती है, तो इस बिंदु पर आके शिक्षक अपना खुद का प्रस्तुतिकरण देता है। अब इस बिंदु को दो भागों में बांटा गया है, मानस चित्रांकन शिक्षक के द्वारा और सारांशीकरण। यहाँ यह सुनिश्चित होता है कि शिक्षक अपना मानस चित्रांकन वो पहले से रोलर बोर्ड पर या फिर किसी बड़ी वाली ड्राइंग शीट पर तैयार करके लाए तथा वो कक्षा के समक्ष उसको प्रस्तुत करे। शिक्षक का मानस चित्रांकन एक समग्र मानस चित्रांकन होना चाहिए, जिसमें कोई भी अवधारणा जो कि इस विषय वस्तु में है उससे जुड़ी हुई अवधारणा सारी उसमें छूटनी नहीं चाहिए, बल्कि सारी अवधारणाएं उसमें होनी चाहिए, ताकि वह प्रस्तुतिकरण शिक्षक का एक संपूर्ण प्रस्तुतिकरण हो। शिक्षक सारांशीकरण भी करे तो वो उसमें सारी अवधारणाओं का समावेशन करे, यानी कि बच्चों के जो सीखने के, बच्चों ने जो पार्ट प्रस्तुत किया है उसमें अगर कोई पार्ट छूट जाता है तो शिक्षक के द्वारा यहाँ पर उसको पूरी तरह से बताने के बाद वो उसको भी उसमें समझ जाते हैं और उसमें शामिल कर लेते हैं अपने अवधारणाओं की समझ के अनुसार। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जब शिक्षक अपना प्रस्तुतिकरण देता है, ये एक बहुत सुपर डुपर प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। शिक्षक को एक इस तरह से प्रस्तुतिकरण देना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से अवधारणा को, जो विषय वस्तु के जो पाठ है उसको सीख सकें। अपना प्रस्तुतिकरण देने के लिए शिक्षक बहुत सारी चीज़ों को अपना सकता है। वो उसमें प्रैक्टिकल कुछ शामिल कर सकता है, कुछ गतिविधियां शामिल कर सकता है, बहुत सारी चीजें हैं वो जिसको आयोजित कर सकता है। यहाँ पर शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि जो विषय वस्तु उसे सिखानी है उसके लिए वो विभिन्न तरह की गतिविधियां भी उसमें शामिल करे और बच्चों को उस अवधारणाओं को सीखने के लिए तैयार, उसको अवधारणा को बच्चों को सिखा दे। हम इसके बाद अगले बिंदु पर बात करते हैं मूल्यांकन। चूंकि बच्चों को कई जगह मौका मिलता है एक ही अवधारणा को बार बार पढ़ने का, चर्चा करने का, सीखने का, जैसे कि मौन वाचन में बच्चे पढ़ते हैं, फिर मानस चित्रांकन के दौरान बच्चे उस अवधारणा से संबंधित अपना मानस चित्रांकन बनाते हैं, सारांशीकरण में बच्चे अपना सारांशीकरण लिखते हैं तथा समूह चर्चा के समय एक बार और उन्हें मौका मिलता है उसी विषय वस्तु या अवधारणा को पढ़ने का या समझने का। तो इस तरह से 4 मौके यहाँ पर मिलते हैं और उसके बाद यहाँ पर जब शिक्षक प्रस्तुत करता है अवधारणा तो उसे भी यहाँ भी मौका मिलता है। इस तरह से 5-6 मौके बच्चों को एक ही विषय वस्तु पर काम करने के लिए, उसे सीखने के लिए उसे मौका मिलता है। तब इतनी बार जब विषय वस्तु प्रस्तुत होती है बच्चे के सामने, वो खुद से सीखता है, तब उसके बाद बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। अगले बिंदु पर मूल्यांकन ये एक तरह से निदानात्मक उपचारात्मक दोनों रूप में है। यहाँ पर निदानात्मक इसको परीक्षण क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का मूल्यांकन प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। इस प्रक्रिया, इस जो बिंदु है इस पर शिक्षक प्रश्न करता है बच्चों से अपनी कक्षा में और उन्हें हैंड रेज यानी बच्चों को हाथ खड़ा करने के लिए बोलता है कि वो अपने हाथ खड़े करें जिन बच्चों को आता है, जिन बच्चों को नहीं आता है वो हाथ न खड़े करें, जिनको आता है वही हाथ खड़े करें। इस तरह से निर्देश देने का फायदा ये है कि कितने बच्चे सीख पाए हैं, जो विषय वस्तु है उससे जुड़े हुए जो प्रश्न जब शिक्षक करता है तो पता चल जाता है कि कितने बच्चे अभी भी नहीं सीख पाए हैं इस विषय वस्तु को। तो शिक्षक को बच्चों का आकलन करना या बोल सकते हैं कि वहां पर निदानात्मक परीक्षण बच्चे का हो जाता है। शिक्षक जान पाता है कि यहाँ पर बच्चे को कहाँ पर भी अभी भी सीखने में दिक्कत है, तो उस दिक्कत के अकॉर्डिंग शिक्षक अपने बच्चों को फिर से एक बार अगले बिंदु पर उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करता है। उपचारात्मक शिक्षण इसलिए प्रदान किया जाता है कि जिन बच्चों को, जो बच्चे सीख गए उनके सामने भी प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यहाँ इसका उद्देश्य ये कि शिक्षक को ये पता चलता है कि मेरी 20 बच्चों की कक्षा में मेरे ये 4 बच्चे या 5 बच्चे, इनको अभी भी सीखने में कठिनाई है, तो शिक्षक उनके लिए खास फोकस करके उन बच्चों पर खास स्पेशली उन पर फोकस करके उनके लिए शिक्षण प्रदान करे और फिर उनसे प्रतिपुष्टि भी लेता रहे, फीडबैक भी लेता रहे कि क्या उन्हें अब भी इसमें दिक्कत है, तो फिर वो उसके लिए फिर उनको थोड़ा सा जो नेक्स्ट टाइम उसमें उन बच्चों पर ध्यान देकर उनको फिर से उस अवधारणा के बारे में उनसे पूछ सकता है कि क्या अभी वो उन्हें दिक्कत है। तो उपचारात्मक शिक्षण जब देता है शिक्षक, वापस प्रस्तुतिकरण करता है पूरी अपनी अवधारणा का एक शॉर्ट रूप में, ताकि उन बच्चों पर फोकस करके कि वो जिनको सीखने में दिक्कतें हैं। जब उपचारात्मक शिक्षण हो जाता है, शिक्षक प्रस्तुतिकरण पुनः कर देता है, तब उसके बाद शिक्षक कक्षा कार्य बच्चों को देता है
उसमें कई तरह की गतिविधि की दी जा सकती है। उसमें कक्षा कार्य में बच्चों को सही जोड़ी, रिक्त स्थान, प्रश्न दिए जा सकते हैं, या फिर कोई एक गतिविधि भी इसमें कक्षा कार्य में आयोजित की जा सकती है, जिसमें बच्चों को कुछ प्रश्न के कार्ड बना लिए जाएं। कार्ड को बच्चों को कक्षा में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, 20 प्रश्न बना के 20 बच्चों को, कि अब आप जो आपके पास जो प्रश्न आया है उसका उत्तर आप लिख के दें, या इस तरह की और भी कई गतिविधियां शिक्षक कक्षा कार्य में आयोजित कर सकता है। और उसके बाद गृह कार्य भी शिक्षक कक्षा कार्य के साथ ही बोर्ड पर या फिर लिखाकर बच्चों को प्रोवाइड करवाता है, ताकि वो घर से इस चीज एक बार और इस अवधारणा पर उनका ध्यान केंद्रित हो और वो घर से भी कुछ कार्य करके लाएं, ताकि उनकी जो पाठ्य वस्तु है, जो विषय वस्तु है, उस पर और अच्छी समझ बन सके। तो देखा आपने कि आज ये इस तरह से पूरा सक्रिय अधिगम प्रविधि का प्रारूप और इसको किस तरह से कक्षा में इम्प्लीमेंट किया जाता है, मैंने आज उस पर चर्चा की। आपने देखा कि यहाँ पर बच्चों को सीखने के बहुत सारे अवसर प्रदान होते हैं और बच्चे बहुत सारे अवसरों के दौरान वो खुद से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों में ये जो बिंदु है जहाँ पर बच्चों को मुख्य रूप से सीखने का मौका मिलता है, वहाँ पर बच्चों को खुद से सेल्फ मोटिवेशन प्राप्त होता है, क्योंकि जब बच्चे आपस में जब ग्रुप में सीखते हैं तो उन्हें एक अलग ही सीखने की आनंद की अनुभूति होती है। वो आपस में ग्रुप के अंदर भी प्रतिस्पर्धा होती है। ये एक हेल्दी कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पर कोई झगड़ा से संबंधित नहीं है। ये कंपटीशन बच्चों में प्रतिस्पर्धा इस रूप में होती है कि मैं अच्छे से अच्छा प्रस्तुतिकरण दूं। तो जो ALM विधि है वो बच्चों को बढ़ चढ़ के सीखने का मौका देती है। अब ALM विधि जो है वो प्राइमरी के स्कूलों में लागू नहीं की जा सकती, इसे मिडिल स्कूलों में ही लागू किया जाता है, क्योंकि ये बड़े बच्चों के साथ लागू होती है। तो इस प्रकार ALM विधि बड़े बच्चों को विज्ञान, गणित, भाषा या कोई भी विषय हो, सबको सीखने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण और फायदेमंद साबित होती है। तो इस तरह से इस जो सक्रिय अधिगम प्रविधि है इसका आज हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।